नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 39वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति के आगे के 38 भाग आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप वहां जाकर अपने मनपसंद लेखकों की कहानियां और उपन्यास सुन सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि सत्य अपना बासा बदल लेती है, वो दूसरी जगह जाकर रहने लगती है और सुहासिनी उसकी गृहस्थी में प्रवेश कर जाती है। अब नवकुमार की तनख्वाह काफ़ी बढ़ गई है और उसका किराया भी बढ़ गया है। निताई भी अपनी पत्नी को कलकत्ता ले आया है कि अचानक ही एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब आगे चाहने को कुछ नहीं था, लेकिन अचानक एक नुकसान हो गया। हाँ, अचानक, और जो हो गया उसका कोई उपाय नहीं। बिना बादलों के बिजली गिर पड़ी। सब सुख के बीच विषाद। भवतोष मास्टर ने ब्राह्मण धर्म कबूल कर लिया, पतित हो गए। गांव पर ससुराल में और ही शक्ल थी भाविनी की। दिन भर गधे जैसी मशक्कत और तमाम रात भैंस जैसी नींद। लाख बकचक हो चू नहीं। मामा ससुर के यहाँ के हर किसी से यम की तरह डरती। कलकत्ता के इस डेरे में आने से पहले निताई इतनी उम्र तक कितने शब्द कहे उंगलियों पर गिनकर बता सकता है। सिर्फ उसी बार जब कलकत्ता आने की चर्चा चली थी, जरा साफ गला सुनाई पड़ा था उसका। बोली थी, चुल्लू भर पानी में डूब मरूं, लोक लाज खोकर मुंह में काली चूना लगाकर तुम्हारे साथ कलकत्ता जाऊं। अगल बगल कोई कान लगाए हैं, यह जानकारी होने की वजह से शायद वह ऐसी ऊंची आवाज में बोली। निताई का चेहरा उतर गया। दूसरे दिन मामी बोली, क्यों रे निताई, अपने उस जिगरी दोस्त की तरह तू भी बहू को कलकत्ता ले जाएगा? निताई ने कहा, तुम भी जैसी पागल हुई हो तो मामी। मामी ने कहा, देखो भैया, आगे चलकर मुझे दोष मत देना। मैंने तो बहू से कहा, मन को दबाकर यहाँ पड़े रहने की जरूरत नहीं भैया, जाना चाहो तो जाओ। मगर वह कहती क्या है, आप लोगों के पैर पकड़े पड़ी रहूंगी, देखती हूँ इस आश्रय से मुझे कौन ले जाता है। मामी के गले से परितृप्ति का स्वर झड़ पड़ रहा था और निताई अपनी स्त्री के धर्म ज्ञान के परिचय से ही परितृप्त होकर नव कुमार के डेरे पर आ रहा है था। खैर, यह तो थी शुरू की बात। उसके बाद तो कितना पानी बह निकला, कितने पानी गंदला हुआ। निताई की दसी दशा गुजरी। अंत में मित्र की स्त्री के निर्देश या आदेश से फिर वही पुराना प्रस्ताव लेकर घर गया। सोचा था झगड़ना पड़ेगा, मगर ताज्जुब, इस बार बिना लड़े ही किला फतेह हो गया। ईश्वर जाने किसने कहा, क्या कल पुर्जा चलाया था कि निताई के कुछ कहने के पहले ही मामी बोली, अरे भाई, मैं इसका खाना आखिर कब तक खाता रहेगा, अब की बहू को साथ लेता जा। मामा ने भी यही कहा और उसने देखा उसकी स्त्री बगैर कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे होली। देखकर यह तो नहीं लगा कि उसके गाल पर कालिक चूना लगा है। बात दरअसल यह थी, निताई की बद चलने की खबर गांव तक पहुंच गई थी। निंदा और बुरी खबर के पंख तो होते हैं, वे पंख अनेक अश्वशक्ति वाले होते हैं। सुना है कि उसकी बीवी तो जमीन पर पड़ गई। अभिभावक चिंतित हुए, तय किया घाटी की चौकसी के लिए सेनापति को भेजना जरूरी है। इस बीच में गांव की कई बहुएं गांव से प्रदेश जा चुकी थी। मामी के अपने ही गांव की 4-5 बहुएं जमालपुर चली गई थी। यहाँ तक कि एक कचरापाड़ा और दूसरी साहिबगंज गई। रेल की नौकरी हुई और नौकरों ने सांप के पांव देख लिए। लाज रशम शर्म की खोपड़ी खाकर बीवी के साथ प्रदेश जाने लगे। सोनिताई की स्त्री कलकत्ता जाए तो जात नहीं जाएगी, और फिर वह स्थान भी गंगा विहीन तो नहीं, काली घाट में काली मैया भी तो है। अपने आप जमीन तैयार हो गई थी। निताई को यह सब मालूम नहीं था। तुरंत राजी हो जाने से वह अवाक रह गया, लेकिन वह अवाक होना था भी तो कितना। अभी तो भाविनी उसे घड़ी घड़ी अवाक कर रही है। दूसरा रूप ही धर लिया उसने। निताई ने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसी जबर है वह मुंह की। लेकिन भाविनी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। पहली बात तो यह कि वह घाटी की पहरेदारी को आई है, और आई है अपने पति को दुरुस्त करने का व्रत लेकर। दूसरी की इतने दिनों के विवाहित जीवन में अपने मुंह को वह चुप ही रखती आई है, चाहे डर से हो, चाहे अपनी तारीफ कराने के लिए हो। उसकी प्रतिक्रिया तो कुछ होगी ही ना।
तीसरी बात कि अब उस मुंह को चुप रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा बांध तोड़कर इतने दिनों के बंधे पानी ने जोरों से कलकल के साथ अपने को बढ़ाना शुरू किया। उठते बैठते वाक्यवान से निताई का बुरा हाल, लेकिन पलटा जवाब का मुंह नहीं। कहीं जैसे हार हुई है उसकी, समझ में नहीं आता हार हुई है कहाँ पर है, पर कोई एक धर्म उसे सिर नहीं उठाने देती। और सबसे दुखद यह है कि जहाँ पर निताई की पूजा की वेदी है, हृदय का नैवेद्य है, भावनी का जितना भी आक्रोश है वहीं पर सत्यवती के नाम से वह जल बुन उठती है। यह जलन आखिर किस लिए, निताई समझ नहीं पाता है। आदमी क्या इतना एहसान फरामोश होता है? निताई सोचता है, तुम किसकी कृपा से कलकत्ता आ पाई? तेरे लिए गृहस्थी किसने सजा कर रखी थी? तेरे पति को गलत रास्ते में से सुपथ कौन ले आया? सत्यवती ने सिफारिश नहीं की होती तो इतनी आज़ादी, इतने बाबूगिरी तेरी कहाँ रहती? धान उबालते उबालते, कपड़ा खींचते खींचते और ढेकी कूटते कूटते ही जिंदगी गुजर रही थी, गुजरती भी। लेकिन इसके लिए कृतज्ञता की बला ही नहीं, जानती ही नहीं है क्या? कलकत्ते के डेरे में कदम रखते ही निताई ने कहा था, मालिकपन की यह जो आज़ादी तुम्हें मिली है ना, उसका स्वरूप यही है। भाभी जी ने हुक्म नहीं दिया होता तो कौन इतना झमेला झेलने जाता? भाविनी के मुंह नाम की एक चीज है। निताई को अचानक उसी दिन इसकी जरा सी झलक मिली। वह टप से बोल उठी, सभ्य शहर में रहने से बातचीत शायद ऐसी ही उसट होती है। निताई की बोलचाल इधर कुछ असभ्य सी हो गई थी। सोहबत का असर, जो यार दोस्त उसे जहन्नुम की राह लिए जा रहा था, वह जैसा था उसका चाल चलन वैसा ही था, इसलिए उसका असर पड़े बिना कैसे रहता? साला शब्द मुंह से निकलते ही निताई कुछ शर्मिंदा हुआ था। भाविनी की टिप्पणी से और जरा दुबका। बोला, लो, यहाँ कदम रखते ही तुमने मालिकपना शुरू कर दिया। और उस दिन यहीं तक रहा। चांद दिन दिन कला कला बढ़ता है। भाविनी अब 16 कला में विकसित हो उठी। आज सवेरे एक चोट हो चुकी। रात से ही निताई का सिर भारी था, सर्दी बुखार सा लग रहा था। बोला, आज खाना भी नहीं खाऊंगा, दफ्तर भी नहीं जाऊंगा। भाविनी सुनकर प्रसन्न हुई। बांझ औरत तमाम दिन घर में अकेले ही कटता है, आज तो कम से कम यह रहेगा, चोर का रात रहना। एक दिन तो वही सही। आजकल तो छुट्टी के दिन भी निताई के एक नए नशे की बात हो गई है। ठीक नया नहीं, पुराने हैं। गांव पर जो महज यही एक आनंद था, आजकल नव कुमार के साथ हर रविवार को मछली का शिकार शुरू कर दिया है। दफ्तर के सहयोगियों में से बहुतों के यहाँ वहाँ बाग बगीचा, तालाब, पोखरा है। मछली मारने का न्योता मिलता है, सो शनिवार की दोपहर से ही दोनों घर में उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। खैर, आज इतवार नहीं है, इसी से भाविनी खुश है। शहर में कम काम करते करते कुछ आराम तलब भी हो गई है। सोचा, ठीक है, आज रसोई ही नहीं करूंगी, मूढ़ी चूड़ा खाकर ही रह लूंगी। लेकिन आज की तिथि अच्छी नहीं, दशमी है। सधवा के लिए आज मछली मुँह करना जरूरी है। खैर, रात को भी नियम कर लेने से चल जाएगा। घड़े में जिंदा कवे मछली है। यही सोचकर अतसिली कतरी और सुई धागा लिए वह बैठी थी। निताई कमरे में लेटे लेटे पाँव नचा रहा था। अचानक उठकर आया। अरे, रसोई नहीं करोगी, कतरी लिए बैठी हो? भावनी बोली, तुम जब नहीं खाओगे तो अपने लिए कौन चूल्हा चक्की करे? निताई अवाक। मतलब मैं नहीं खाऊंगा तो तुम भी सूख कर सौट होगी? छी, यह भी कोई बात हुई? खाओगी क्या? भावनी ने ऊंची किस्म के दार्शनिक ढंग से कहा, औरतों का खाना? तुम्हारे साथ लावा मुड़ी ही खा लूंगी। चूल्हा नहीं जलाओगी? जरूरत ही तो नहीं है। निताई ने आगा पीछा करके कहा, फिर तो कहना ही क्या? नहीं तो सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? ना रहने दो। भावनी ने कतरी समेट दी। बोली, रहने क्यों दो, कहो ना। काली मिर्च के साथ यानी निताई ने कह रहा था कि खास कुछ बुखार तो नहीं है, आलू काली मिर्च के साथ 2-1 रोटी खा लेता हूँ, बुरा नहीं था। रोटी? रोटी के नाम से ही भावनी के माथे पर गाज गिर गई। रोटी का वह नाम सुनती है, यह अपने हाथ से उसने कभी बनाई नहीं। गांव घर में इसका रिवाज भी नहीं है। भात खाओ तो खाओ, नहीं तो मूढ़ी है, चूड़ा है, लावा है, बताशा है, फुलोड़ी, घुगनी, जो चाहे खाओ, रोटी की बात ही नहीं आती। निताई ने कलकत्ता में यह शहरी चाल सीखी है। और भी तो एक दिन शाम को ऐसा ही कहा था, आज बदन हाथ में दर्द सा हो रहा है, 2 रोटियां सेक दो, आटा लेता ही आया हूँ। भावनी को उस दिन झूठ बोलना पड़ा। पति से झूठ बोलने का पाप के लिए उसने छिप कर नाक कान मलकर कहा, हाय राम, मालूम होता है मैंने तो भात चढ़ा दिया है। निताई ने रसोई घर की तलाशी नहीं ली, तो फिर रहने दो कहकर उसने आटे के ठोंगे को उतार कर रख दिया। निताई को याद आया कि यह आटा रखा हुआ, इसलिए उसने रोटी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लेकिन भाविनी के सिर पर सोच का पहाड़ टूट पड़ा। रोटी नहीं पका सकूंगी, यह कहना जैसे कठिन था।
रोटी बनाना नहीं जानती, यह कहना भी वैसा ही कठिन था। इसलिए उसने आखिरी कोशिश की। धुंध दोपहर को रूखी रोटियां क्या खाओगे, बल्कि मैं खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, गरम गरम खिचड़ी। नहीं नहीं, खिचड़ी नहीं। निताई ने उसकी आशा की जड़ पर कुल्हाड़ी मारी। अन्न छोड़ो, उससे रस होता है। रोटियां बिल्कुल रूखी न रहे, गाय का घी लगा देना, ज्यादा भी मत लगाना। 12-14 अल्पाहारी दवा है। लाचार भाग्य को दिखाते हुए आटे के ठोंगे को लेकर भावनी को रसोई में जाना पड़ा। कहाँ तो सोचा कि आज कथरी का काम चुका ही देगी, रसोई के हंगामे से बचेगी, लेकिन बदले में आसमान ही टूट पड़ा सिर पर। कहना फिजूल होगा, रोटी बनाने की कोशिश कामयाब न हुई, क्योंकि पहले ही जरूरत से ज्यादा पानी डालकर आटे को उसने शिरनी बना डाला। उसके बाद किसी तरह कई कोने वाली कुछ रोटियां बेली भी, तो चूल्हे से निकालते निकालते सब जल गई, जगह जगह कच्ची भी रह गई। उधर दोपहर ढलने लगी। निताई ने सोचा भाविनी अपने लिए भी रोटी बना रही होगी, और रोटी की तादाद की सोच मन ही मन हंसकर वह धीरज धरे बैठा रहा। लेकिन धीरज की भी तो कोई सीमा है। पेट में चूहे कूदने लगे। बार बार आवाज दी। आखिर रसोई के दरवाजे पर ही जा खड़ा हुआ। आखिर कौन 1000 व्यंजन बना रही हो? मैंने तो कहा सिर्फ 2 रोटियां और आलू काली मिर्च का दम ही बहुत है। भाविनी ने आज भी मन ही मन नाक कान मलकर कहा, हाय राम, ऐसा भी भला आदमी खा सकता है? मूंग की दाल चढ़ा दी है, लो झमेला बढ़ा दिया। अभी इतनी देर हो रही है, कोई जरूरत नहीं है, जो बना है वही दे दो। दे तो दे, मगर आलू मिर्च का दम कहाँ है? आलू तो अभी टोकरी में ही पड़े हैं। लाचार भावनी को राज खोलना पड़ा। बोली, जरा इंतजार करो, अभी देती हूँ। निताई छटपट करने लगा। बोला, वह सब होता रहेगा, गुड़ रोटी तो बुरी नहीं। भावनी को गुड़ रोटी ही लानी पड़ी, और जोरों की भूख में गुड़ का ढेला और आटे का पिंड देखकर निताई के लोहू के सारे कण आग की चिंगारी बन गए। थाली सामने रखकर ही भावनी रसोई में जा घुसी थी। हठात थाली पटक देने की आवाज से वह बाहर निकल कर खड़ी हो गई। इतना नहीं सोचा था उसने। देखा थाली जरा दूर ही पड़ी है। रोटियों को हाथ से मसलते हुए निताई चीख रहा था, यह क्या बना है? मेरे श्राद्ध का पिंड? 2 रोटियां सेकने की भी जरूरत नहीं थी तो पहले क्यों नहीं बताया? फिर कौन तुमसे कहता? मेरी भी बेवकूफ़ी। बाजार से 2 आने की पूरी तरकारी लाकर खा लेने से ही चुक जाता। सो नहीं, अपनी कुशल बीवी से मैंने रोटियों की फरमाइश की। समझना चाहिए था। ये सब सभ्य काम सबके बूते का नहीं है। कहावत है ना, बाप के जन्म में धान की खेती नहीं देखी, धान को दूब समझा, वही हुआ। अरे बाबा, जब शहर में आई हो तो थोड़ा बहुत सभ्य काम सीखना ही चाहिए ना। यहाँ तो धान सिझाना और ढेकी कूटना नहीं चलेगा। एक बार भाभी के पास जाकर कुछ सीख वीख लिया। बेहद भूख लगी थी और हद की निराशा हुई। इसी से निताई मिजाज पर लगाम नहीं लगा सका। मगर धीरज की सीमा तो हर किसी को नहीं होती। बड़ी ही अप्रतिभ हो गई थी, इसलिए भावनी ने इतनी बातें चुपचाप सुन ली। जवाब नहीं देने की सोची। सोचा गुस्सा कुछ नरम पड़े तो कह सुनकर लावा दूध, लेकिन अंत तक निभा नहीं। साज का तार अंतिम तनाव को झेल नहीं सका, झनझनाकर टूट गया। और क्यों न टूटे, तुम्हारे बदन में जरा सा मेरा पैर लग गया और तुम मुझे लतियाओगे, मैं सह लूंगा। मेरे चिल्लम से छिटक कर एक कोयला तुम्हारे गुहाल में जा गिरा तो मेरे घर में आग लगा दोगे, मैं चुप बना रहूंगा। मेरी बकरी ने तुम्हारे बगीचे में जरा मुंह लगाया और तुम अपनी वाणी सुनाने लगे। मजाक है, आदमी का मतलब पत्थर नहीं होता। निताई की बात खत्म होने से पहले ही वह टूट पड़ी। क्या क्या कहा? फिर से कहो तो सुने। तुम्हारी प्यारी भाभी जी, तुम्हारी प्यारी भाभी जी के पास मैं रसोई सीखने जाऊं? मैं पूछती हूँ, मेरे लिए और कितना अपमान सहेज कर रखा है तुमने? जितना रखा है सब एक बारगी ही उगल डालो। सबको छाती में संजोए गंगा मैया की गोद में जाकर पन्हा लूं। चलो आज ही मुझे बरईपुर पहुंचा दो। इतना अपमान मैं सह नहीं सकती, कहे देती हूँ। हाय मेरी माँ, तुम मुझे इस सुख के लिए शहर ले आए थे। ऐसे सुख के माथे में झाड़ू मारूं। सोचा गलती हुई मान लूंगी, भला चूक जाएगी, बात नहीं बढ़ेगी। हाय राम, यहाँ तो थमने का नाम ही नहीं। तुम सख्त के भक्त और नरम के यम हो क्यों? उठते बैठते बस भाभी 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 और भाभी। भाभी ने तुम्हें मंत्र से ऐसा ही भेड़ा बना रखा था। मुझे ले आने की क्या जरूरत थी? लोगों के सामने लाज बचाने को साग डालकर मछली रखने के लिए तुम्हारे। फिर आखिरी घाट का धक्का, फिर बात पर हथौड़ा। निताई उठ खड़ा हुआ, जोर से चीखा, क्या कहा तूने? तू तू कहा? यह भी शायद शहरी सभ्यता है। भावनी ने उछलने लगी। मैं तुम्हें कानी उंगली जितनी भी श्रद्धा नहीं करती, कौनी काड़ी भर भी नहीं। बच्चलन पति भी पति है। मैं उस मायाविनी डाकिनी के पास सीखने के लिए जाऊं? डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा मुझे। तुम ही दोनों शाम उसका दीदार करने जाओ।
निताई एकाएक गंभीर हो गया। दोनों हाथ छाती पर आड़े आड़े रखकर दो एक बार चहलकदमी करके सहसा रुक पड़ा। बोला, पदोदक नसीब ही होगा तो सिर्फ पीना, क्या माथे लगाकर भी धन्य हो जाऊंगा। तुम जैसी औरत को भी वही करना चाहिए। 20 साल उनके चरणों बैठकर सीखने और दोनों शाम उनका पैर पखारा पानी पीकर भी अगर उनकी कानी उंगली बराबर हो सको। अपने हृदय की श्रद्धा निताई चरम रूप से प्रकट कर सकता है, लेकिन पराई स्त्री के प्रति श्रद्धा स्त्री के लिए कटे पर नमक के समान होती है, इसमें तो संदेह नहीं। इसलिए इस पर भावनी यदि कमर कस ले तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। उसने आज तक जो देखा वही सीखा, और देखने से परे को सीखने की भी अनुभूति कितनी स्त्रियों में होती है। इसके सिवाय औरत जितनी ही उज्जट, जितनी ही नासमझ हो जाए, पति का मन पाया या नहीं यह समझने में उसे दिक्कत नहीं होती, और उस मन की मालकिन कोई और नहीं होती है तो उसे पहचानने में भी देर नहीं लगती। कलकत्ता की माटी पर पैर रखते ही भावनी ने उसे पहचान लिया। उस तीखी जलन वाली सत्य को समझ लिया। सोतुनक कर वह करीब छिटकाई, बोली, अच्छा अच्छा, कानी उंगली बराबर। चरित्रहीन मर्द जैसी ही बात कही है तुमने, जिन्हें पराई स्त्री का ही सब कुछ मीठा लगता है। अरे मैं पूछती हूँ, तुम्हारी प्राणोपण भाभी की सारी करतूतें जानते हो तुम? मैं चर्चा नहीं छेड़ती और छेड़ने को भी जी नहीं चाहता। छेड़ते ही तो मर्द का मुंह कलेजा सब खुल जाएगा। जो भी देखेगा अच्छी नज़र से देखेगा, नहीं तो मैंने जाना तो बहुत पहले ही है। सब तुम्हें बताऊं? पति से छिपाकर रोज दोपहर को बन ठन कर देवी जी कहाँ जाती हैं मालूम है? पति से छिपाकर मतलब? निताई का पलड़ा जैसे नीचे झुक गया। लिहाजा ऊंचे पलड़े की भावनी कुटिल हंसी हंसकर बोली, छिपाकर? छिपाकर माने छिपाकर। उसकी दाई ने ही अपनी दाई को बताया, बच्चों को सिखा दिया है कि बोलना मत। निताई को यकीन नहीं आया कि सत्यवती भी लुक छिप कर कुछ कर सकती है। बोला, मैं नहीं मानता। ओह अच्छा, इतना भी नहीं मानते? और भी सुनोगे तो जाने क्या कहोगे। तुम लोगों के वह जात गवाए मास्टर है ना, अंदर ही अंदर उनसे कितनी घनिष्ठता है पता है। उनके साथ तो भ्रम धर्म के ऑफिस तक गई थी। उसकी बात तुमसे कहने में घिन लगती है, इसी से नहीं कही। मैं कहती हूँ वह औरत एक दिन। खबरदार! निताई चीख कर आगे बढ़ गया। झूठी कहेगी और कुछ बोलेगी तो जीभ नहीं गल जाएगी। चुप, बिल्कुल चुप। निताई को कुछ नहीं सूझ रहा था। एक तो ये दोनों ही तोहमतें जानलेवा थी, फिर भी ऐसी अजीब सत्यगंधी की बिल्कुल उड़ा देने के भी गलेजे में जोर नहीं मिलता। वही भवतोष मास्टर, जात गवाकर वह भ्रम बन गया। निताई का जी जुड़ाया। सोचा नव कुमार के यहाँ आने जाने में राह के कांटे पीछे, मगर मंथरा के मुंह से यह सब सुन रहा था वह हक्का बक्का रहा। इसी मौके में भावनी ने कमर के फेटे को और जरा सख्त किया। अजी बदन के जोर से चुप देने से सच झूठ तो नहीं हो जाएगा। तुम लिख रखो, तुम्हारे प्यार की भाभी जो भ्राम बनकर रहेंगी। वह जो एक लंबी धतिंग लड़की को पाल रही है ना, झूठ मूठ की भतीजी बताती है। भगवान जाने कुमारी है या विधवा, उम्र के तो गाज पत्थर नहीं। उस लड़की को तो किसी हिंदू घर में नहीं भी आ सकती, इसलिए भ्रम बनाकर। अब तुम चुप रहोगी? होठों पर उंगली रखकर बोली, लो लो हो गई चुप। मगर मेरे चुप रहने से दुनिया तो चुप नहीं रहेगी, सभी को मालूम है। भावनी उस समय सचमुच चुप हो गई। शायद बिना नहाए खाए पति उसे हारे हुए दुश्मन से भी देखने लगे थे, इसलिए उसने हथियार रोक लिया। लेकिन निताई पागल की तरह छटपट करता फिरा। भाभी के लिए यह सब संभव है?